बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। आपको याद है हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू किए हैं। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में हमने सबसे पहले अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू किए हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में एक हमने साइनोसाइटिस पढ़ा था। आज अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का एक दूसरा डिसऑर्डर है, दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया। बेसिकली ये ओटाइटिस मीडिया तो एयर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, अभी आपको पता भी चल जाएगा। तो इसको हम सवाल ये हमेशा पैदा होता है कि इसको फिर हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के साथ क्यों पढ़ते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी जो हमारा ट्रैक्ट है वो बेसिकली इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से हमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर रिस्पायरेशन के अंदर भी हमें जो है वो अनईजीनेस और पेन वगैरह फील होता है। उसकी वजह से हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज़ इज़ डिस्कस्ड इन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। सो ओटाइटिस मीडिया क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन इन मिडल ईयर cause as bacteria enters in the eustachian tube and arrives at middle ear। ये मिडल ईयर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन है, और ये अक्सर बैक्टीरिया या दूसरे एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, जो कि हमारे नेज़ल कैविटी, नोज़ नेज़ल कैविटी के रास्ते आते हुए कहाँ पर आते हैं? यूस्टाचियन ट्यूब के ज़रिए जाते हैं मिडल ईयर तक। यूस्टाचियन ट्यूब क्या है? ये नाम आपने बहुत सुना होगा। यूस्टाचियन ट्यूब हमारे मिडल ईयर और नेज़ल कैविटी के दरमियान एक खाली स्पेस होता है, उसके अंदर यूस्टाचियन फ्लूइड होता है। वो उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो फ्लूइड जो है एक तो हमारे बैलेंसिंग में काम आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे एयर्स हैं वो हमारे सर के बैलेंसिंग में काम आते हैं, वरना ये सर इतना बड़ा जो है, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग जो पड़ा हुआ है और इतना भारी भरकम हमारा सर होता है, तो इसको बिल्कुल ये स्ट्रेट रखने का काम किसका है? हमारे दोनों कानों के अंदर मौजूद इस यूस्टाचियन ट्यूब्स के अंदर मौजूद उस फ्लूइड का है। तो एक तो उस फ्लूइड का ये बैलेंसिंग का काम हो गया कि हमारा सर यूं या यूं होने से बचाने के लिए वो बिल्कुल बैलेंस रखता है, पहला काम। दूसरा काम उसका ये होता है कि वो जो हमारे यूस्टाचियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है वो नेज़ल कैविटी और मिडल ईयर के दरमियान मौजूद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, एलर्जेंस आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं या कोई और जर्म्स आते हैं, तो उनको कैप्चर करना, उनको ट्रैप करना भी उनका काम है, जिसमें वो नेज़ल कैविटी के थ्रू तो हम पस की शक्ल में या बलगम की शक्ल में हम उसको निकाल देते हैं, जबकि कानों में जब हम उंगली करते हैं और कानों को साफ़ करते हैं उस वक्त जो फ्लूइड और जो गंद हमें निकल आता है वो बेसिकली वही यूस्टाचियन ट्यूब का बनाया हुआ पस होता है, जो कि डस्ट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बना हुआ होता है। तो ये तो यूस्टाचियन ट्यूब का काम हो गया। अब यहाँ पर मसला क्या होता है ओटाइटिस मीडिया में कि उस यूस्टाचियन ट्यूब के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं, कुछ उससे फ्लूइड नेज़ल कैविटी में आना शुरू हो जाते हैं, कुछ उधर नाक के कान के रास्ते हमारे कान से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बीमारी है जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये लिंक है दोनों एयर और नोज़ दोनों के साथ लिंक्ड है। सो दैट्स वाई नोज एंड नेज़ल कैविटी इज़ फेवरेबल फॉर दिस काज। नोज़ और नेज़ल कैविटी जो है वो इस बीमारी के लिए फेवरेबल हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया आराम से रह सकता है। ये वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेशन के अंदर तो कोई डिसऑर्डर काज नहीं करता, लेकिन मिडल एयर के अंदर काज करने के लिए ये यहाँ पर हमारे नेज़ल कैविटी में होता है, जो कि क्या करता है, वहाँ पर अपनी नस्ल बढ़ाता है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं इसके हमारे पास: एक्यूट, इफ्यूजनली या फ्लूइडी और क्रॉनिक। ये 3 किस्म के इसके टाइप्स हैं। एक्यूट क्या होता है? ये पेन इन एयर, हमारे कान में हमें पेन महसूस होता है, 2 से 3 महीने तक ये पेन रहता है। ये जो इफ्यूजनल होता है या फ्लूइडी होता है, इसमें पेन तो नहीं होता लेकिन हमारे कान से फ्लूइड निकलता रहता है। क्रॉनिक में क्या होता है? परफोरेशन ऑफ एयर ड्रम, हमारा जो एयर ड्रम है उसके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा इस एयर ड्रम को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है, और इसका जो पेन है वो 3 महीनों से ज़्यादा रहता है। ओटाइटिस मीडिया के लिए डायग्राम आप बुक के पेज नंबर 16 पर देख सकते हैं। अगर हम इसके काजेज़ की तरफ आ जाएं तो इसके काजेज़ में सबसे पहले काज होता है एलर्जी। एलर्जी का मैंने कल आपको बताया था कि एलर्जी, हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, और जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है उसको हम एलर्जेंस कहते हैं।
तो एलर्जेंस की वजह से भी हमारी ये बीमारी काज हो सकती है। कौन कौन से एलर्जेंस हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। इन्फेक्शन, जिस तरह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ यूस्टाचियन ट्यूब, यूस्टाचियन ट्यूब अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अगर यूस्टाचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तब भी ऐसा होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर हमारे खाने के अंदर जो हमारी न्यूट्रिशन होती है उस न्यूट्रिशन में भी अगर हमारी डिफिशियंसी है, मीन्स कि अगर हम खाना खाते हैं उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। बाज़ औक़ात हम जो आजकल एक नमक यूज़ करते हैं, आयोडीन मिला नमक, तो वो इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो। अब ऐसी ही डिफरेंट चीज़ें, अगर हमारे खाने में एक चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, तो वो बेसिकली काज करता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। एक न्यूट्रिशन का एक चीज़ तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत कम होगा, जिसकी वजह से फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये भी उसका एक काज में आ सकता है। इसके अलावा इसके काजेज़ में रिकरेंट अटैक्स ऑफ कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, नेजल एलर्जी। जो हमारे नेज़ल एलर्जी होती हैं उसमें या हमें बार बार हमें बुखार होता है उसकी वजह से भी, या साइनोसाइटिस जो प्रीवियस हम बीमारी पढ़ चुके हैं उस बीमारी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपने हौसला नहीं हारना। सबसे पहला सिम्टम जो है सडन सीवियर ईयरएक, सख्त कान में दर्द होता है, डीफनेस, कान बंद बंद सा फील होता है। टिनेटस जो है रिंगिंग या बजिंग, आपके कान बज रहे होते हैं। जिस तरह अक्सर लोगों ने देखा होगा ना, वो कहते हैं फलाने के कान बज रहे हैं, या अगर आपको कोई कान के नीचे से थप्पड़ दे तो कुछ वक्त तक आपके कान बज रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये नॉर्मल हालत में जब ये बीमारी होती है उस वक्त भी हमारे कान बज रहे होते हैं। तो सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ एयर, हमें कभी कभी अपने कान जो है वो फुल से नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे कान किसी फ्लूइड की वजह से फुल हुए हैं। फेवर, बुखार सा होता है। हेडेक, सर दर्द भी होता है। चेंज इन स्लीपिंग और एपिटाइट पैटर्न्स, हमारे सोने के औकात में भी चेंज आ जाता है। हमारे खाने भूख लगने में, कभी हम जो है खाना देर से खा लेते हैं, कभी जल्दी खा लेते हैं, कभी जो है जल्दी सो जाते हैं, कभी देर तक नहीं सो पाते। तो ये भी इसी की वजह से होती है, हमारे जो सारा सिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में तकलीफ़ होती है, और लिसनिंग या सुनने में भी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा बर्स्ट इन एयर ड्रम, एयर ड्रम हमारा वहाँ पे धमाका हो सकता है, वो एयर ड्रम हमारा जो है वो रप्चर हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। काज डिस्चार्ज ऑफ पस, इसकी वजह से जब ये एयर ड्रम के अंदर बर्स्ट हो जाए, एयर ड्रम हमारा रप्चर हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक पस का डिस्चार्ज होता है हमारे कान से और हमें पेन से रिलीफ मिल जाती है। इसका एक जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि चिल्ड्रन जो है बच्चों के अंदर इसका रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनका जो है स्मॉल साइज़ और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूस्टाचियन ट्यूब के होने की वजह से ये काम होता है। चूँकि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा इस वजह से होती है, अक्सर बच्चे ज़्यादा रोते भी इसी वजह से हैं कि उनके कानों में पेन होती है। आपने अक्सर देखा होगा, एक तो वो बच्चे जो बोल सकते हैं वो तो बोल लेते हैं कि मेरे कान में पेन हो रहा है, जो बच्चे बोल नहीं सकते वो बस रोते जाते हैं, और उनको अगर आप उनके कान पे थोड़ा सा यूँ दबाएं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, वो खामोश हो जाते हैं। या आप उसको जो है थोड़ा सा कोई दवाई वगैरह वहाँ पे उंडेलते हैं तभी वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो पेन से रिलीफ मिल जाती है। तो बच्चों में अक्सर ये बीमारी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका यूस्टाचियन ट्यूब एक तो छोटा होता है, दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल उसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसके बाद इसके अलावा एक ये चीज़ें देखने के लिए हम एक स्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कानों में देख सकते हैं। अब इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 80% जो ये बीमारी है वो खुद ब खुद 3-4 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, विदाउट इन ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो परफोरेटेड एयर ड्रम है, मैंने पहले जिक्र किया कि एयर ड्रम हमारा जो है परफोरेटेड बन जाता है, उसमें सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी कुछ ही दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम फिर एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन ये उस वक्त जब ये पेन जो है बहुत ज़्यादा हो जाए या हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, उस वक्त हम ये काम करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में हम इसकी सर्जरी भी करते हैं। तो सर्जिकल ऑपरेशंस जो हम इस बीमारी के लिए करते हैं, उस सर्जिकल ऑपरेशन का नाम होता है मेरेंगोटॉमी।
इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बच्चों के स्टाचियन ट्यूब्स छोटे होते हैं, तो उन छोटे छोटे स्टाचियन ट्यूब्स अगर ख़राब हो जाएं या डिस्टर्ब हो जाएं या उनको हमें चेंज करना पड़े या उनमें हमें जो है कुछ और ट्यूब्स वहाँ पे दाखिल करके उससे जो फ्लूइड है उसको निकालना पड़े, तो उसके लिए हम कुछ ट्यूब्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्रोमेट्स या टेम्पेनोस्टॉमी। ये वो ट्यूब्स हैं जो कि बच्चों के कानों में इंसर्ट किए जाते हैं और वहाँ से जो फ्लूइड है वो निकाला जाता है, लेकिन ये सीवियर केसेस में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दूसरा डिसऑर्डर है। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।